सभी को नमस्कार। राधे राधे। आगे के सब लोग ठीक है, शुरू करते हैं अपन। कल क्या पढ़ रहे थे? प्रस्तावना। प्रस्तावना में कहां तक पढ़ लिया था कल? क्या? अच्छा, वाद चल रहे थे निम्न मामले। इसमें हमने बेरुबारी बनाम भारत संघवाद 1960 देख लिया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 देख लिया। आज चलेगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। कल हमने प्रस्तावना को देखा, है ना। उसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया और उसे कब संविधान सभा ने पारित किया, ये हमने कल देख लिया है। उसके बाद में हम कुछ विवाद देख रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आए हैं। देखो, कल 3 बातें मैंने बताई। अब इधर आ जाओ सब बोर्ड पे। अब बोर्ड पे आ जाओ सर जी। अब सुनो इधर। कल मैंने 3 बातें बताई थी प्रस्तावना को लेकर। पहली, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ये तो पता चल गया बेरुबारीवाद में कि नहीं है। इसके बाद में जो दूसरा मामला था वो था, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? अभी तक हमें यही पता चला है कि नहीं किया जा सकता। क्या प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य है? क्या हम प्रस्तावना से न्याय ले सकते हैं क्या? यह अभी तक हमें नहीं पता चला, क्योंकि अभी तक इसमें नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज आज हम देखेंगे तीसरा मामला। नंबर 3, केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसको ऐसे करो। नाइनटीन 73, ये हेडिंग लगा लो। सबके सब ये हेडिंग लगा लो। देखो, हमने पहला जो मामला देखा वो देखा बेरुबारी बनाम भारत संघवाद 1960 1960। उसमें हमने पता चला कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। एक एक वाद को समझो। और उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार और भावनाओं की कुंजी है। ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन से वाद में कुंजी कहा है, तो कौन से वाद में? बेरुबारीवाद में। ठीक है, हमने दूसरा देखा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। उसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। यह प्रश्न भी आया हुआ है कि कौन से मुख्य न्यायाधीश ने या कौन से वाद में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। यहां तक सबको सही है? यहां तक सब सही चल रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे चलते। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। और इस पे स्टार लगा लेना, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। देखो इधर, इस बात को समझो। अब आगे इसमें जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद है ना, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की, है ना। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीशों। चेंज कर लेते हैं एक बार पेन। क्या कह रहे हो? है ना, सुप्रीम कोर्ट के की बेंच ने निर्णय दिया। देखो इधर क्या दिया, ये प्रश्न आया हुआ है कि केशवानंद भारती मामले में जो निर्णय दिया था वो उसमें कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश थे। और इसमें भी क्या किया गया, समझो इस बात को। इसमें जो वोट पड़े ना, वो ऐसे पड़े, 7 पक्ष में पड़े 13 में से, है ना। कितने में से?
13 में से 7 न्यायाधीशों ने कहा कि हम इसमें सहमत है, निर्णय दिया। और इस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे ना सर्वोच्च न्यायालय के, मैं लिखवा दूंगा अच्छा से, मुख्य न्यायाधीश, प्रश्न आया हुआ है केशवानंद भारती जो वाद था उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एस.एम. सीकरी, सर्वमित्रा सीकरी, है ना। एस.एम. सीकरी मुख्य न्यायाधीश थे। समझो इस बात को, सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला आता है 1973 में, ठीक है। इसके बाद में इसमें 13 न्यायाधीशों की बेंच निर्णय देती है, पूरे मामले को सुन लेती है और फिर 13 न्यायाधीशों की बेंच निर्णय दे रही है इस पे। अब पूरा सुन लिया मामला क्या है प्रस्तावना को लेकर, अब निर्णय दिया जा रहा है जिसमें 7 जो न्यायाधीश है वो तो है पक्ष में कि हम इससे सहमत है। निर्णय आगे पता करेंगे कि क्या निर्णय दिया और क्या सहमति हुई, है ना। उसमें उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, सॉरी मुख्य न्यायाधीश है ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस.एम. सीकरी है। ये प्रश्न आया हुआ है। अब देखो इसमें जो निर्णय दिया ना वो क्या दिया, आप निर्णय की चर्चाएं करेंगे। निर्णय देखो, जो पहली बात आई निकलकर वो आई, प्रस्तावना संविधान का अंग है। पहला निर्णय क्या दिया? प्रस्तावना संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। देखो बेरूबारी में क्या था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अंग को ही हम और क्या कह सकते हैं? भाग कह सकते हैं। अब देखो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में अपने ही बयान को बदल दिया सर्वोच्च न्यायालय ने और कह दिया प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इसमें कितने न्यायाधीश सहमत हो गए? 7। इसका मतलब ये पारित हो गया कि नहीं हुआ? सहमति है कि नहीं है? 7-6, तो इसका मतलब 7 सहमत है। देखो दूसरी बात जो निकल के आई वो आई प्रस्तावना, समझ में तो आ रहा है क्या आप लोगों को? ये बात समझ में आ रहे हैं क्या, या और थोड़ा सरल तरीके से ले? इससे सरल और क्या ही लेंगे, है ना। प्रस्तावना में संशोधन। अच्छा दूसरा जो विवाद था वो क्या था? पहला तो अंग को लेकर था, दूसरा संविधान में संशोधन को लेकर था, और तीसरा वाद योग्य है कि नहीं है, कि न्याय ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, है ना। प्रस्तावना में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। लो पता चल गया क्या आगे? लेकिन यहां लेकिन जोड़ दिया। दूसरा जो विवाद था वो था क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यहां कह दिया प्रस्तावना में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के मूल संरचना में नहीं किया जा सकता। मूल संरचना का मतलब क्या होता है? मूल संरचना को ही हम कहते हैं बुनियादी ढांचा, में नहीं किया जा सकता। अब समझो इस बात को, प्रस्तावना में संशोधन संसद कर सकती है परंतु मूल संरचना को छोड़कर। मूल संरचना क्या है? मैंने कहा था एक मूल संविधान होता है, एक वर्तमान संविधान होता है। मूल संरचना का मतलब जो प्रस्तावना बन गई ना उसमें आप काट जांट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मूल संरचना है, जब 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना को पूर्ण रूप से संविधान के साथ लागू कर दिया था, तो वो जो बनी हुई है उस समय उसमें आप काट जाट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि किसी गणराज्य को हटा दो, पंथ निरपेक्षता को हटा दो, किसी शब्द को आप हटा नहीं सकते, आप अलग से कुछ जोड़ सकते हो। समझ गए क्या? ये कहा इसमें संशोधन कर सकते हो परंतु मूल संरचना में नहीं कर सकते। मूल संरचना मतलब आप ऐसे नहीं किसी को हटा दो, आप कुछ ऐड कर दो, और बाद में ऐड भी किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इनको हम आगे देखेंगे। पहली बात ये कह दी। अब तीसरी जो बात है वो है कौन सी थी?
क्या वाद योग्य है कि नहीं है कि नहीं है? तीसरा जो मामला था इसमें कह दिया कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य नहीं है। क्या यहां फिर से तीनों प्रश्नों के आंसर मिल गए क्या आपको? प्रश्न आएगा केशवानंद भारती, इनको मिलान करवाएंगे ये कौन से वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, और सामने आपके रहेंगे बेरूबारी बनाम भारत संघवाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद, ऐसे करके आपके सामने वाद होंगे। तो आपको मिलाना कैसे, अंग माना, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ये बात है यहां पर, है ना? ये तीन निर्णय दिए थे, किसी को कोई समस्या है क्या? बस यही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ठीक है, हेडिंग लगाओ, स्टार लगा लेना इस केशवानंद भारती को। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, 1973। और इसमें नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे, इसमें नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे केशवानंद भारती बनाम, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय सुनाया, की बेंच ने निर्णय सुनाया, की बेंच ने निर्णय सुनाया, निर्णय सुनाया। इसकी अध्यक्षता, इसी लाइन में लिख लो आगे, इसकी अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय को, शॉर्ट में लिख दिया करो सुप्रीम कोर्ट, है ना? सर्वोच्च न्यायालय के, इसकी अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी के द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी, सर्वमित्रा सीकरी के द्वारा की गई थी, जिसमें निम्न निर्णय सुनाया, जिसमें निम्न निर्णय सुनाया। अब नीचे वाली लाइन में लिखो, जिसमें निम्न निर्णय सुनाया। नीचे वाले लाइन में निर्णय लिख के लिख लो आगे, प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है, प्रस्तावना संविधान का अंग, ये लाइन लिखो, प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है, प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है। नीचे वाली लाइन में लिखो, प्रस्तावना में, प्रस्तावना में, प्रस्तावना में संसद द्वारा, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लिखना, प्रस्तावना में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, लेकिन, लेकिन इसकी मूल संरचना, लेकिन इसकी मूल संरचना, कोष्टक में लिखो बुनियादी ढांचा,
इसकी मूल संरचना, कोष्टक में लिख दो बुनियादी ढांचा, कोष्टक बंद। इसकी मूल संरचना में नहीं किया जा सकता, इसकी मूल संरचना में नहीं किया जा सकता, इसकी मूल संरचना में नहीं किया जा सकता। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य नहीं है। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य नहीं है। कोई समस्या नहीं है? समझ में आ गया क्या? बेरूबारी बनाम भारत संघवाद और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में क्या अंतर देखने को मिला? वहां तो हमें क्या देखने को मिला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है, और यहां क्या देखने को मिल रहा है? इसका मतलब न्यायिक पुनरावलोकन हुआ है, बदला गया है निर्णय को। उसके बाद में वहां तो क्या था, संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान निर्माताओं की आत्मा है, मतलब विचारों की कुंजी है वो प्रस्तावना, इसलिए नहीं किया जा सकता। यहां कह दिया कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन किसको छोड़कर? मूल संरचना को छोड़कर। और यहां भी एक बात तो जो की त्यों ही आ गई, कौन सी? प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, कि आप न्याय नहीं ले सकते प्रस्तावना से। ठीक है, ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। अब चलते हैं अपन आगे। अब जो आगे कौन सा नंबर है? 4, नंबर 4 ही है ना? ठीक है, नंबर 4 पे आ जाओ और हेडिंग लगाओ, मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद, और ये आता है 1980, 1980 में। हेडिंग लगाओ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद, लगा लिए? देखो, इसमें भी इस वाद को सुनने के बाद में इसमें भी सीधा सा निर्णय, देखो जो के तो ऊपर वाले जो के तो चलेंगे। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो सुनाया था ना, प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, सेम दोनों निर्णय यहाँ आ गए। लेकिन एक जो निर्णय आया वो जो क्या तो ही आ गया, क्या? प्रस्तावना यहां कह दिया, प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य, बताओ क्या है? नहीं है। यहां भी क्या कह दिया? नहीं है। मतलब दो के आंसर तो मिल गए थे हमें ऊपर वालों के, क्या है क्या है, पर ये तो जो का तो चल रहा है अभी भी, कि प्रस्तावना अभी भी। यहां भी क्या कह दिया कि आप प्रस्तावना से न्याय नहीं ले सकते। ये मामला आया तब इसीलिए आया था कि क्या हम प्रस्तावना से न्याय नहीं ले सकते, वाद योग्य नहीं है क्या? क्या हम डिबेट नहीं कर सकते सर्वोच्च न्यायालय में आके प्रस्तावना को लेकर कि हमें आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा प्राप्त है तो हमें दो? ऐसे नहीं। फिर यहां भी कह दिया कि हम ये न्याय योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इसमें बस इतना ही लिखो, हेडिंग लगाओ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। और इसमें नीचे वाली लाइन में डैश करके लिखेंगे, इसमें इसमें भी ऐसे नीचे वाली लाइन में डैश करके लिखो, पूरा नाम नहीं लिखेंगे अब। इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को, में भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को वाद या न्याय योग्य नहीं माना, वाद या न्याय योग्य नहीं माना। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला वाद नंबर 5 लिखेंगे,
SR बम्बई, जैसे मैं लिख रहा हूं एज इट इज ही लिखना है ना। SR बम्बई बनाम भारत संघवाद। और ये वाद कब आता है? 1994, 1994 में SR बम्बई बनाम भारत संघवाद लिखो। देखो इस वाद में क्या होता है, पर लिख लो सब, ये हेडिंग लगा लो, एक लाइन खाली छोड़ के, SR बम्बई बनाम भारत संघवाद। इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय सुनाता है ना। इसमें क्या निर्णय सुनाता है? इसमें निर्णय सुनाता है कि जो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द है क्या पंथ निरपेक्षता शब्द बाद में जोड़ा गया था, धर्म निरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंथ निरपेक्षता शब्द को, है ना, पंथ निरपेक्षता को संविधान का, ये प्रश्न भी आया हुआ है, संविधान, संविधान का मूल संरचना, मूल संरचना कह दो या इसी को और क्या कह सकते हैं? बुनियादी, ये लिखा हुआ आ सकता है। कौन से वाद में पंथ निरपेक्षता को बुनियादी ढांचा घोषित किया? कौन सा वाद? SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994। समझ में आ रहा है क्या? है, आ रहा है क्या, क्या चल रहा है मामला? हाँ, मूल संरचना को संविधान, पंथ निरपेक्षता को संविधान का, संविधान की मूल संरचना घोषित किया। मूल संरचना घोषित किया, ठीक है। प्रश्न आएगा कौन से वाद में पंथ निरपेक्षता को मूल संरचना घोषित किया? SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994। लगाओ हेडिंग, इसमें जैसे मैं कह रहा हूं वैसे लिखो, ये समझाने के लिए था। ये शब्द अति महत्वपूर्ण है, इन्वर्टेड कोमा में लिखना है इसको। इस वाद में, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, SR बम्बई में, इस वाद में, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को, पंथ निरपेक्षता को संविधान का, पंथ निरपेक्षता को संविधान का, संविधान का मूल संरचना या बुनियादी ढांचा, पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल संरचना या बुनियादी ढांचा घोषित किया। बुनियादी ढांचा घोषित किया, ये था SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994। ये वाद याद करने, मिलान करने वाले आएंगे। एक तरफ शब्द आएगा आत्मा, किसने कहा, है ना, कौन से वाद में आत्मा कहा, कौन से वाद में अंग माना, कौन से वाद में पंथ निरपेक्ष शब्द को मूल, पंथ निरपेक्षता शब्द लिख देंगे, और उधर वाद आएंगे मिलान करने वाले। आजकल ऐसे ही प्रश्न आते हैं मिलान करने वाले। अभी मैं आगे प्रश्नों की चर्चा करूंगा कि कैसे आएंगे, आपके टेस्ट में देखना कैसे प्रश्न आएंगे, फिर मिलान करना। क्योंकि जब पूरा ये 5 वाद हो गए, 5 वादों में अलग अलग निर्णय आया है, 5 को याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है, और दूसरा नाम बताता हूं, धर्म निरपेक्षता। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, नागरिकों की स्वयं की इच्छा होगी कि वह धर्म कौन सा अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये सब ही पंथ निरपेक्षता कहलाता है। पंथ का मतलब होता है संप्रदाय या धर्म से लिया गया है, समझ गए क्या? यदि मैं कह दूं कि मुझे बौद्ध धर्म धारण करना है, तो मुझे राज्य नहीं रोक सकता,
क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य ये नहीं कह सकता नहीं तुम हिंदू धर्म अपनाओ, मुस्लिम अपनाओ, जैन, बौद्ध, ईसाई, नहीं। राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्यों का संघ है भारत। समझ गए क्या? जिसका कोई धर्म नहीं है वह भारत है। सर्वधर्म संभाव अपने भारत में है। सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं। ये है अपने, है ना, ये है पंथ निरपेक्षता। आगे एक एक शब्द को देखने वाले हैं अपन, चिंता मत करो। प्रस्तावना में जितने शब्द आए हैं ना, गणराज्य, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, प्रतिष्ठा, समानता, स्वतंत्रता, इनको एक एक को देखेंगे क्योंकि अभी तो चल रही है प्रस्तावना। क्या कह रहे हो? हाँ, एक एक की पूरी शब्दावली को देखेंगे प्रस्तावना की। भी प्रस्तावना चल रही है। आगे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ नंबर 6 पे आ जाओ। लिखो LIC बनाम, LIC बनाम भारत संघवाद। ये कब आता है? 1995 में। 1995 में हेडिंग लगा लो ये, LIC बनाम भारत संघवाद। आपको सिर्फ और सिर्फ इन वादों में क्या याद करना है कि कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय सुनाया, बस इतना ही। बाकी और कुछ याद नहीं करना है। जो जो बातें मैंने लिखवाई है उससे बाहर कुछ नहीं है प्रस्तावना में। हाँ, बंद कर दो कूलर को। ऐसे कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है। अब थोड़ा कम कर लो कि आप तक ही पहुंचे, है ना? अब ठीक है। हाँ जी, आगे आ जाओ, ये हेडिंग लगा लो। देखो इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय दिया ना, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, कर दो बंद। यदि किसी को समस्या हो रही है तो बंद कर देना चाहिए, है ना? इधर आ जाओ आगे। इसमें क्या निर्णय दिया सर्वोच्च न्यायालय ने? सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को, LIC बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का, किसका? संविधान का आंतरिक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंतरिक भाग, है ना, घोषित किया। कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का आंतरिक भाग है। इसी को मैं क्या कह सकता हूं? अंग है। समझो इस बात को। प्रश्न आएगा, प्रस्तावना को संविधान का अंग कौन से वाद में माना? बताओ। प्रश्न दोबारा आराम से सुनो। प्रस्तावना को कौन से वाद में संविधान का अंग या भाग माना? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। अब प्रश्न देखो, सेम एज इट इज, थोड़ा बदल जाएगा। कौन से वाद में प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग माना? LIC बनाम भारत संघवाद। यहां क्या जुड़ गया? सिर्फ और सिर्फ आंतरिक। बस इसमें फेरबदल करो और थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए तो प्रश्न गलत हो जाएगा। भाग दिख गया, भाग दिमाग में है। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बोले अंग इसी में माना था, गलत हो जाएगा। यहां देखना है आंतरिक भाग, है ना? कौन से में? LIC बनाम भारत संघवाद। अभी कुछ देर बाद में आपसे चर्चा ही करूंगा, फिर देखना आप भूल जाओगे, इधर का उधर कर दोगे। ऐसे नहीं करना है एक एक वाद को। ये थे 6 वाद। चलो हेडिंग लगा लो, एक बार इसको लिख लेते हैं। LIC बनाम भारत संघवाद लिख लिया? ठीक है, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो। इस वाद में, वाद को मैं मामला भी बोल सकता हूं, है ना, समस्या नहीं होनी चाहिए। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, इस वाद में, इस वाद में, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को, प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान का, प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग घोषित किया। भाग के साथ अंग भी लिख देना। प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग घोषित किया। ठीक है, आंतरिक भाग घोषित किया। यहां तक किसी को कोई समस्या?
ये समझ में आ रहा है कि ये 6 वाद है जो महत्वपूर्ण थे, जो हमने देख लिए। एक एक वाद को मैं अभी लास्ट में थोड़ा रिपीट करवा दूंगा कि कहाँ क्या माना गया। अब देखो, अब आती है आपकी बारी। 2 लाइनें खाली छोड़ देंगे और हेडिंग लगाएंगे, प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हेडिंग लगाओ, प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये हेडिंग लगा लो। लगा लिए? ये हेडिंग लगा लो सर जी। लगा लिए क्या? अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य। अब आप आंसर दो मुझे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से वाद में क्या हुआ। पहले तो ये बताओ, क्या प्रस्तावना, आपके सामने 3 प्रश्न आए थे। स्टार्टिंग में मैंने कहा था निम्न प्रकार से 3 मामले देखने को मिले। अब आप मुझे इसका आंसर दोगे। बताओ पहले का आंसर, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? अरे आंसर क्यों नहीं दे रहे? है या नहीं? कौन से वाद में माना? फिर हाँ बोलो ना, ऐसे चुप क्यों हो? लो, पहला जो तथ्य आया वो आया, प्रस्तावना संविधान का अंग कह दो, चाहे क्या कह दो, भाग है। लो साहब, आंसर मिल गया। फाइनली आंसर मिल गया। बोले मिला कहां? मिला तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 वाद में मिला। वहां सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय सुनाया था, जिसमें 7 सहमत थे, है ना? 13-7 ऐसे करना, या ऐसे आ सकता है 7-6, है ना? इसमें 7 सहमत थे और 6 नहीं थे। इसका मतलब कुल मिला के कितने थे? ये 13 थे। 13 में से 7 सहमत थे और 7 लोग ये मान रहे थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? SM सीकरी ने, जो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहला आंसर तो हमें मिल गया, पहला मिल गया ना। आगे चलते हैं, फिर आगे दूसरा क्या था? क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? देखो सीधा आंसर दो, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? जी हां, किया जा सकता है। इसका मतलब हमें दूसरे का भी आंसर मिल गया। प्रस्तावना में संसद द्वारा, एक जगह लिखवा रहा हूं इन बातों को क्योंकि आपको जोर आएगा उनमें से निकालने में कि कौन से वाद में कहा। इतने 6 वाद कौन पढ़ेंगे, है ना? पढ़ना पड़ेगा। प्रस्तावना में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन किसको छोड़कर? मूल संरचना को छोड़कर। लो, अब आता है अगली बात। ये समझ में आ गई क्या लाइन? बताओ ये बात भी कौन से वाद में कही गई थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसका मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद क्या है? अति महत्वपूर्ण वाद है। आगे चलते हैं, चलो आप ही लोग बताओ, क्या प्रस्तावना वाद योग्य है? प्रस्तावना वाद कोई और क्या कह सकते हैं? न्याय योग्य नहीं है। बेरूबारी में भी यही बात कही थी, है ना? गोलकनाथ बनाम में भी यही बात दोहराई गई थी, है ना? अलग कही थी। के बाद में केशवानंद भारतीवाद में भी यही बात कही गई थी। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में भी यही बात कही गई थी और आगे यही बात रिपीट होती रही। इसका मतलब वाद योग्य नहीं है। संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, परंतु न्याय नहीं मिल सकता। न्याय तो सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के तहत ही मिलता है। यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हो, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हो,
लेकिन इसमें ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है कि आप न्याय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में चले जाओ और कहो कि मेरी स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है। आप प्रस्तावना के तहत नहीं जा सकते, लेकिन मूल अधिकारों के तहत जा सकते हो न्यायालय में, है ना। इसका मतलब ये क्या है, न्याय या वाद योग्य नहीं है। बताओ यहां तक कोई समस्या। अब मुझे आप लोग बताओ कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है। अब ढूंढना नहीं है, याद कर लिए होंगे अब तक तो, इसीलिए तो मैंने पूरी प्रस्तावना लिखवाई थी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, कितनी बार बोला मैंने भारत, हम भारत के लोग भारत को, कितनी बार हो गया, 2 बार, आगे भारत नहीं आएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, ऐसे करके है। तो इसका मतलब प्रस्तावना में यही प्रश्न आएंगे ऐसे, मैं कह रहा हूं ऐसे प्रश्न आएंगे। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार, है ना, ऐसे करके। प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया है। बताओ राष्ट्र शब्द कितनी बार आया है प्रस्तावना में, राष्ट्र शब्द। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत विक्रमी 2006 इतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, उसका मतलब राष्ट्र शब्द भी कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, कितनी बार, 1 बार। चलो एक बार इनको छापते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो हेडिंग लगा लो, प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 1 बार हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, पंथ निरपेक्षता, वो पहले समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। देखो प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और नीचे वाले लाइन में लिखो। अब आंसर मिल गए, मैं कल आते पूछूंगा क्या बताओ प्रस्तावना संविधान का अंग है, बोले हाँ, बोले कौन से वाद में माना, बोले केशवानंद भारतीवाद में माना। ठीक है, लिखो प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। नीचे वाली लाइन में डैश करके लिखो, प्रस्तावना में संसद द्वारा, प्रस्तावना में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल संरचना को छोड़कर, लेकिन मूल संरचना को छोड़कर संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल संरचना को छोड़कर। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे, प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य नहीं है, प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य नहीं है, प्रस्तावना वाद या न्याय योग्य नहीं है। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। नीचे वाली लाइन में डैश करके लिखेंगे, प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है, प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है, प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं अपन। अब देखो
यहां तक हो गया ना? अब सुनो, इधर एक नोट लगाना है, NOTE, नोट लगा लो, NOTE, नोट लगाओ, नोट लगाओ। देखो, प्रस्तावना में, प्रस्तावना में अब तक लिखना नहीं है, पहले समझ लो इसको। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, एक बार क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। और ये संशोधन कब हुआ? ये संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन 1976। और 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए। प्रश्न बहुत बार आ गया। 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? देखो आप इधर। नंबर 1, समाजवादी। नंबर 2, पंथ निरपेक्षता। और नंबर 3, और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। प्रश्न कैसे आता है? पंथ निरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? है ना? मिलान करने वाले प्रश्न आ जाते हैं कभी कभार। मिलान करो तो उनमें से एक को ये दे देंगे और बाकी अलग दे देंगे, ठीक है ना? नोट लगा के लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं। प्रस्तावना में, प्रस्तावना में, प्रस्तावना में अब तक, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। और उसमें हुआ है क्या, आगे डैश करके लिख दो। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। और नीचे वाली लाइन में तीनों शब्द लिख दो एज इट इज। नंबर 1, समाजवादी। नंबर 2, पंथ निरपेक्षता। और नंबर 3, अखंडता। नंबर 3, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? क्या बात हो गए है? थोड़ा कठिन लग रहा है क्या? ठीक है, देखो हो गया क्या ये अपनी प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब हम इसी दौर को आगे चलाते हैं। प्रस्तावना से संबंधित कथन कि किसी ने क्या, किसी ने आत्मा कह दिया, किसी ने कुंजी नोट कह दिया, किसी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कह दिया, है ना? किसी ने दीर्घकालीन सपनों के विचार कह दिया। ऐसे करके सबके अलग अलग कथन है, किसने क्या कहा प्रस्तावना को, ये हम देखेंगे। हेडिंग लगाओ, प्रस्तावना
से संबंधित कथन, प्रस्तावना से संबंधित कथन, इनकी चर्चाएं हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, की चर्चाएं हम अगली क्लास में करेंगे। जैसे ठाकुरदास भार्गव ने इसको आत्मा कहा था, कुंजी कहा था संविधान की, है ना। राजनीतिक जन्म कुंडली के मुंशी ने कहा था। ये चर्चाएं किसने क्या कहा, इनकी चर्चाएं हम कल करेंगे। ठीक है।